नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की जो नई वैकेंसी है उसके नए वाले सिलेबस को फुल बेस्ट कंटेंट के साथ हम कवर कर रहे हैं। और हम डेली 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जिसका नाम है रट्टा मार सीरीज। 20 क्वेश्चन करते हैं, आपको भी याद हो जाता है, हमको भी याद हो जाता है और दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से चलने लगती है वीपीओ की। और अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो आपको प्रैक्टिस सेट आप तुरंत नहीं बना पाएंगे, उससे रट पाएंगे। लेकिन आपने अगर पिछली वीडियोज देखी है तो आप प्रैक्टिस सेट को अपने आप से हल भी करेंगे मुझसे पहले। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को, आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जैसे कि मैं आपके साथ पहले दिन से जब बीपीओ का फॉर्म भरा गया है और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह 66,691 बच्चों में हूँ। तो मेरा साथ दीजिए आप लोग, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है? अब जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में बनाई गई थी उसका ऐसा कौन सा धारा है जो भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है? तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, जब परिभाषा किसी भी अधिनियम में किसी का भी पूछा जाए तो आपको दिमाग में क्या लाना है, सेक्शन 2। सारी परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी जाती हैं। वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, कोई सा एक्ट, कस्टम एक्ट हो, कुछ कोई भी एक्ट होगा, अधिनियम होगा, परिभाषा किस में दी जाएगी, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो सब सेक्शन होते हैं उन्हें हमें याद करना पड़ता है। तो भूमि प्रबंधन समिति को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। किसमें किया गया है? धारा 2 में। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार है? मत होता है क्या? वोट। वोट देने का अधिकार किस धारा में बताया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में? तो आपको बताऊं, जो धारा 9 क है हमारा, धारा 9 है, धारा 9 का है, उसमें मत देने का अधिकार बताया गया है। अगर ये परिभाषा होता तो किस धारा में होता? धारा 2 में। लेकिन मत देने, वोट देने का अधिकार किस में बताया गया है? धारा 9 का में। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का है। आपको भी अपने गांव में, किसी गांव में आप उत्तर प्रदेश के रहते हैं तो आपको अपने दिमाग से सोचना है इस क्वेश्चन को, शायद आप बना भी पाए। जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? अब जैसे दो तो नियम से खरीफ फसल के बाद और एक रबी फसल के बाद बैठक बुलाई जाती है प्रधान और सचिव द्वारा। लेकिन अगर वो जो बैठक है वो तो होती रहेगी, लेकिन अगर किसी 1/5 का मतलब 20% लोगों का मन है, 20% सदस्यों का मन है ग्राम पंचायत के कि एक बैठक बुलाई जानी चाहिए आपातकालीन, तो 1/5 अपना एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस पर साइन करेंगे और प्रधान को सौंपेंगे। तो प्रधान अब कितने दिन के अंदर बैठक आयोजित करवाएगा, तो इसका जो प्रक्रिया है कि वो 30 दिन के अंदर उसे बैठक करवानी पड़ेगी, मस्ट है। ठीक है, 30 दिन के भीतर उसे बैठक बुलानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। जो ग्राम सभा की रेगुलर जो मीटिंग होती है, महीने वाली, खरीफ वाली, रबी वाली, तो उसको कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा? सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को, ग्राम सभा के सदस्यों को कितने दिन पहले बताया जाएगा? तो इसमें 5 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व, 2 सप्ताह पूर्व या 15 दिन पूर्व। तो इसमें 15 दिन पूर्व बता दिया जाता है कि फला जगह पे मीटिंग होनी है, सभी ग्राम सभा के निवासियों का वहां होना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से नोटिस चस्पा कर दिया जाता है या किसी भी माध्यम से गांव के लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
अशोक मेहता समिति ने कुल कितने सिफारिशें की थी? अभी जो अशोक मेहता है समिति है, ये 1977 में जब मोरारजी देसाई की जनता सरकार थी तो उन्होंने इस कमेटी का गठन किया था। तो इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो उस रिपोर्ट में सरकार को इसने कितनी सिफारिशें की थी पंचायती व्यवस्था के लिए, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 150, 132, 133 या 133 या 35। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 132 132 सिफारिशें अशोक मेहता कमेटी ने की थी सरकार से, मोरारजी देसाई सरकार से 132 सिफारिशें अनुशंसा उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इनका गठन कब हुआ था? 1977 में। और रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1978 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो अभी अभी जिसका हमने जिक्र किया 1977 वाली जो कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय ने अनुशंसा की थी उसको बदल कर इन्होंने कहा द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें ऊपर जिला परिषद हो और उसके बाद मंडल स्तर हो, ग्राम स्तर ना हो। कुछ गांवों को मिलाकर मंडल स्तर बनाया जाए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, अशोक मेहता समिति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण से बिना जड़ घास की संज्ञा दी? और कौन से महान आदमी हैं उन्होंने कहा जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज समिति है, बिना जड़ की घास है। मतलब घास तो है लेकिन बिना जड़ की है। किसके लिए बोला? पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ की घास की संज्ञा दी है। तो ये किसने बोला है? तो ये जो आपकी अभी हमने बात करा 77 वाली जो समिति थी हमारी अशोक मेहता समिति, उन्होंने ही बिना जड़ का घास बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की? किस समिति ने संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की? तो क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको बताना है किस समिति ने दी थी। जो हमारे सामने क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है 147 वाला, इसमें जो आंसर है अशोक मेहता ने बिना जड़ का घास नहीं कहा था, ये जीवी के राव ने कहा था। किसने कहा था? जीवी के राव समिति ने इसकी संज्ञा बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी। इसमें अशोक मेहता कमेटी नहीं होगा। एक मिनट, सॉरी भाई, अशोक मेहता समिति इसमें नहीं होगा, जीवी के राव समिति होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की? तो इसमें जो हमारे एलएम सिंघवी समिति है जो 1986 में बनी थी, राजीव गांधी सरकार ने बनाई थी, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात करी, सिफारिश की, जिससे 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ उससे पंचायती राज को और नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा मिल सका। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो अभी अभी मैंने जब उसका पिछले क्वेश्चन का डिक्टेट कर रहा था तो उसमें बताया कि राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एलएम सिंघवी समिति बनाई थी। अगला क्वेश्चन है एलएम सिंघवी से जुड़ा हुआ। एलएम सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है? ऑप्शन है हमारे सामने, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, बीआर मेहता समिति, पीके थुंगन समिति। जब कहीं बीआर मेहता लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बलवंत राय मेहता। तो हमने जो क्रोनोलॉजी देखा था उसमें देखा था सबसे पहले बीआर मेहता 1957, फिर देखा था अशोक मेहता समिति 1977, फिर देखा था जीवी के राव समिति 1985, उसके बाद देखा था एलएम सिंघवी समिति 1986, उसके बाद देखा था 1988 में पीके थुंगन समिति। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये तीन ऑप्शन को आप खुद एलिमिनेट कर देंगे। पूछ रहा है एलएम सिंघवी समिति के पश्चात, मतलब उसके बाद कौन सी समिति आई जिसने संवैधानिक दर्जा की बात कही, तो वो थे 1988 में पीके थुंगन समिति। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे।
दो दो या एक ऑप्शन तो ऐसे होते हैं 4 ऑप्शन में जो क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रहे होते, तो पहले आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करना सीख जाएं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए? पीके थुंगन समिति की, अशोक मेहता समिति की, जीवी के राव समिति की, या बीआर मेहता समिति की? तो किस समिति की सिफारिश थी कि जो जिला परिषद है हमारा, उसका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होना होके जिला अधिकारी को, डीएम को होना चाहिए? तो ये जो बीआर मेहता 1957 में कमेटी थी, इनका ये ऐसा मानना था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ना करा जाए, जिला अधिकारी को ही उसका उसका अध्यक्ष माना जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 152वां क्वेश्चन हमारे सामने, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी? बीआर मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, पीके थुंगन? तो ये क्रोनोलॉजी आप समझ ही चुके हैं। सबसे पहले बीआर मेहता, बलवंत राय मेहता 1957, 1977 में कौन? अशोक मेहता, जीवी के राव 1985 में, पीके थुंगन 1988 में। पंचायती राज एक व्यवस्था है किस चीज का? स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पदोत्पादनिक संरचना की? तो इसमें से जो हमारा 3 ऑप्शन है ऊपर का, ये बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन भी है, पंचायती राज, जैव संबंध के समान त्रिस्तरीय प्रणाली भी है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है ही है। जो हमारा 1, 2, 3 है वो बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। ले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें सीधा सीधा लिख के आ रहा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। तो आप सीधा सीधा समझ पाएंगे कि 1947 में ही संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम का गठन हुआ था। उसका बाद में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कर दिया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है? तो समिति का वर्ष तो आपको इतना मैं डिक्टेट कर दिया है कि आपको याद ही हो गया होगा, फिर भी क्वेश्चन को देखते हैं। पीके थुंगन समिति 1988 बिल्कुल सही है। जीपी के राव समिति 1985 बिल्कुल सही है। एलएम सिंघवी समिति 1980 बिल्कुल गलत है। अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। तो एलएम सिंघवी समिति कब बनी थी ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसका ये तो बता रहा हूँ ये गलत है, लेकिन कब बनी थी इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है। राजीव गांधी सरकार में बना था। मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ और आपको बताना है कब बनी थी। कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का विषय है? 11वीं अनुसूची का विषय है। 11वीं अनुसूची जो है ना, शेड्यूल 11, उसमें पंचायती राज की पूरी 29 जो विषय हैं उसकी बात करी गई है। कितने विषयों की बात की गई है? तो 29 विषयों की बात की गई है। इसमें किसमें की गई है? तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 विषय हैं। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन है 29 विषयों में से ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? 6 ऑप्शन है। इसमें हमें देखना 29वीं जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषयों में से कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने कृषि एवं कृषि विस्तार। दूसरा ऑप्शन है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास। तीसरा है ग्रामीण विकास। और चौथा है शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा। उसके बाद है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है। तो जो ये ग्रामीण क्षेत्र पंचायत में 29 विषयों में नगरीय योजना वाला तो कोई बात ही नहीं है, शहरी योजना वाली कोई बात नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना, ये भी इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। जो ऊपर के 4 ऑप्शन है हमारे, ये 29 विषयों में से हैं जो कि 11वीं अनुसूची में हमारे दी गई है। इस पर भी हमने ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको पूरा 29 के 29 विषय दिखाई देंगे। जो हमारा ऑप्शन है ए 1, 2, 3, 4 वाला, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है? न्यायालय, कलेक्टर साहब, राज्य सरकार या कमिश्नर? तो आप कहेंगे
जो हमारा इस पे कानून जो बनाता है, जिसके पास शक्तियां निहित हैं पंचायत की, तो राज्य सरकार के पास है। इसका फैसला राज्य सरकार तुरंत कर देगा। ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है। मतलब जो कोरम है ग्राम पंचायत को हटाने के संबंधी में, वो कितनी है ऐसा पूछा जा रहा है, कितने लोगों को उपस्थिति जरूरी है। तो जो आपके हमारे 1/3 है, मतलब 33% लोगों का तो होना अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ग्राम पंचायत को इससे मतलब हटाना है या भ्रष्टाचार कुछ किसी भी मामले में अगर उन्हें हटाना है, तो कम से कम नहीं तो 1/3 लोगों को गांव के उस पर साइन करना होगा कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना है। आज का आखिरी प्रश्न है, 160वां प्रश्न है। ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठक होनी चाहिए, एक बैठक खरीफ फसल के बाद, दूसरी रबी फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? करता है इसकी अध्यक्षता जो 2 बैठकें होती हैं रबी फसल के बाद, रबी मतलब गेहूं, और खरीफ फसल का मतलब होता है धान। मेन रूप से यही 2 फसल हैं, रबी खरीफ। तो इनके बाद जो बैठकें होती हैं ग्राम पंचायतों में, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट करता है। वो काम खाली है यहाँ के बैठक करेगा। जिला पंचायत अधिकारी क्यों करेगा? उसको तो पूरे जिले की भार है उसके ऊपर। क्षेत्र पंचायत अधिकारी जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी क्यों करेगा? क्षेत्र पंचायत अधिकारी भी नहीं करेगा। जो ग्राम सभा का प्रधान होता है वही अपने गांव के किसी भी बैठक का अध्यक्ष होता है। तो आप ग्राम सभा के प्रधान को देखा, वही अध्यक्ष होता है। अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से रहेंगे तो इस पेपर को आसानी से निकाल पाएंगे। आप जिस भी गांव में रह रहे थे, अब नहीं रहते, पहले रहते थे, तो उसको अपने माइंड में रखना है, उसमें प्रैक्टिकल होना है थोड़ा, तब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, आज के लिए 120 क्वेश्चन बहुत है। उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई कमियां रह गई तो जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही 66,691 बच्चों में हूँ। मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। कमी रहेगी तो आप जरूर बताएंगे, तो मुझे भी उसमें आसानी होगी कुछ अपने अपने अंदर बदलाव लाने में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।